Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss section 1 of part B. In last video we have already discussed section 1 and section 2 of part B. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पार्ट बी के अंदर क्वेश्चंस की बात करें तो 24th एंड 25, 26 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 24 क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें दो एक्सप्रेशन गिवन है और आपको क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। तो जब भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है ऑपरेटर को इवेलुएट करवाने के लिए, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करवाने के लिए, तो सबसे पहले आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। इट मीन्स ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। जैसे आप लोग बोर्ड मास के लॉ के अंदर अप्लाई करते हैं, जिसमें ब्रैकेट में आप लोग क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन जो होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अंदर। ठीक है। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है और उन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपको पता होनी चाहिए, तब जाके ये आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रेसिडेंस बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या क्या होती है। तो देखते हैं, एक स्लाइड पे चलते हैं। मैं यहाँ आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो दे रखा है। ऑपरेटर में अगर आपको एक्सप्रेशन के अंदर स्टार दे रखा है, एक्सपोनेंट्स वाला दे रखा है, राइज टू द पावर, तो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। देन कॉम्प्लीमेंट, देन आपके मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट एंड लेफ्ट बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अपने एक्सप्रेशन को। तो चलते हैं अब हम लोग वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिख दीजिए 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4, देन एक्सपोनेंट मतलब राइज टू द पावर 2, देन फ्लोर डिवीजन 5 माइनस 8। अब आप इसमें क्या करिए, आप अब यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई आपका 2 आ जाएगा। देन इसके बाद आपका फ्लोर डिवीजन आएगा 5 माइनस 8। अब आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा आपका, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस फ्लोर डिवीजन अगर आप इसका करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 की पावर 2 मतलब 16, देन फ्लोर डिवीजन आपका 5, देन माइनस 8। नाउ अगेन अब इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये पहले सोल्व होगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 16 फ्लोर डिवीजन 5, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3, देन माइनस 8। अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस साइन है और ये आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 प्लस 3 माइनस आपका यहाँ पे बच जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 13। तो 13 इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ ये। नाउ नेक्स्ट आपका दे रखा है इस वाले एक्सप्रेशन को। अगर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो इसमें रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स दे रखे हैं। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करें तो 10 ग्रेटर देन 5 ये आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन लॉजिकल ऑपरेटर। देन यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर अप्लाई करिए। देन आप 7 ग्रेटर देन 12, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट है और ऑपरेटर के साथ इन्होंने यहाँ पे नॉट यूज किया है, नॉट। देन यहाँ पे आप लिखेंगे 18 ग्रेटर देन 3। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर दिया। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 ग्रेटर देन 5 दैट इज ट्रू। देन इसके बाद एंड ऑपरेटर आपका यूज किया। 7 ग्रेटर देन 12 दैट इज फॉल्स। देन और ऑपरेटर यूज किया। देन आपका यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है और यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 18 ग्रेटर देन 3 दैट इज ट्रू।
अब जब भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स दे रखे होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनके जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है, देन उसके बाद आप एंड ऑपरेटर को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे आप नॉट ऑपरेटर को सॉरी और ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स हो जाएगा, देन ये आपका और ऑपरेटर ऐसे कैसे, देन फॉल्स, देन ये आपका एंड है ही और ये ट्रू। देन अब एंड ऑपरेटर आपको दे रखा है और ऑपरेटर दे रखा है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस एंड ऑपरेटर। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स और फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स अगर आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स इज योर आंसर, राइट। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अगर 25 की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वॉर्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन थ्रेड्स। तो सबसे पहले तो देखिए अगर हम बात करें वॉर्म की और वायरसेस की, तो वॉर्म क्या होते हैं, आपके मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं। सेल्फ रिप्लिकेट का मतलब हो गया कि जो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कई बार आप एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, न्यू फोल्डर एक फोल्डर होता है आपका और उसको जब आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी एक न्यू फोल्डर मिलता है, तो ये होता है आपका वॉर्म। तो वॉर्म इज ए काइंड ऑफ वायरस और मैलिशियस प्रोग्राम दैट सेल्फ रिप्लिकेट इटसेल्फ। तो इससे क्या होता है आपका मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, मेमोरी क्या करता है बहुत ज़्यादा लेता है। वायरस की बात करें तो वायरस क्या होते हैं, आपके मैलिशियस प्रोग्राम्स भी होते हैं ये भी, और ये आपकी अनवांटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अनवांटेड एक्टिविटी मतलब आपकी फाइल को डैमेज कर देंगे या फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स है उसको डैमेज कर देंगे। तो वायरस रिक्वायर एन एक्टिव होस्ट प्रोग्राम और ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू वायरस टू रन। तो देखिए वायरस को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्टिव प्रोग्राम की या इन्फेक्टेड जो प्रोग्राम होगा उसकी। देन इसके बाद ये क्या करेगा, डैमेज और इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल और डॉक्यूमेंट्स, ये होता है आपका वायरस। देन इसी के अंदर आपको और पार्ट मिलेगा, और पार्ट में इसने पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर की अगर बात कर रहा है और फिर आगे पूछ रहा है राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर। तो देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो आप लोग यूज भी करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं। इट मीन्स ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो इंटरनेट पे आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज from a particular website, the web browser retrieve the necessary contents from the web server and then display the page on a user's device। ये होता है आपका वेब ब्राउजर। अब अगर हम वेब सर्वर की बात करें तो जहां पे आपकी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है वो कहलाता है आपका वेब सर्वर। इट मीन्स हमारी वेबसाइट को रन करने का काम जो होता है वेब सर्वर करता है। तो वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट रन वेबसाइट्स। The basic objective of web server is to store, process or deliver the web page to the user. This intercommunication is done by using the hypertext transfer protocol। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे समझे, मान लीजिए आपका वेब सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक यूजर है। तो यूजर को अगर कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर की बात करेगा, वो वेब ब्राउजर को ओपन करेगा और वेब ब्राउजर क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा जिस भी पेज को ओपन करने के लिए, रिक्वेस्ट जो यूजर इसमें पुट करेगा। अब जो वेब सर्वर होगा वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिक्वायर्ड वेब पेज यूजर के डिवाइस में डिस्प्ले हो जाएगा थ्रू वेब ब्राउजर। क्लियर। देन इसमें पूछा पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नाम, तो देखिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर द पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। अब इसमें श्री भी आपका एक वेब ब्राउजर होता है एप्पल के लिए, और भी कई सारे, ओपेरा मिनी, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स।
जिसमें आपको 4 टर्म्स दे रखी है। अगेन ये नेटवर्किंग से आपका क्वेश्चन आया है। सबसे पहली टर्म दे रखी है आपको SMTP। SMTP आपसे ऊपर भी पूछा था कि अगर मेल ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेंगे। देन XML मींस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज डिजाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ लिया। देन IPR मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्लियर हुआ ये? अगर इसी में हम IPR की ओर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो IPR आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इट मीन्स ये आपकी माइंड की जो क्रिएटिव क्रिएशंस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके राइट्स एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो आपकी क्रिएशन के लिए होता है, जो आपको सर्टेन पीरियड के लिए क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, और इसी के अंदर आपसे पूछा गया है ग्लोबल कीवर्ड यूज इन अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो सबसे पहले एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो एक्चुअल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर विच आर डिफाइंड इन फंक्शन calling statement and formal parameter are those parameter which are defined in function definition। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ नाम डिफाइन कर रहा हूँ इसको डेफ, और नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, ऐड है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक x ले रहा है और दूसरा क्या ले रहा है, y। और इसके बाद ये इस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न x प्लस वाई, यहाँ से इसने ये रिटर्न कर दिया। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दिया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने पास किया a एंड b। अब इस a और b को मैंने पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो a कोमा b इक्वल टू 10,30। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक्चुअल सम a और b का कैलकुलेट हो रहा है, तो ये होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर। और ये पैरामीटर्स यहाँ पे आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है, तो इट इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कॉलिंग ऑफ फंक्शन में जो पैरामीटर डिफाइन किया जाता है वो आपके कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे फॉर्मली x और y को यूज कर रहे हैं, तो ये और इस ये डेफिनेशन के अंदर आपने डिफाइन किया है, तो ये कहलाएंगे आपके फॉर्मल पैरामीटर। तो एक बार फिर सुन लीजिए, एक्चुअल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर विच आर डिफाइन इन फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट एंड फॉर्मल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर विच आर डिफाइन इन फंक्शन डेफिनेशन। एग्जाम्पल भी आपसे पूछ रहा है तो एग्जाम्पल आप यहाँ से दे दीजिएगा, और अगर पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी आपको इसमें मिल जाएगा। मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है ग्लोबल कीवर्ड, इसमें एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, और इसको विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल कीवर्ड कब यूज करते हैं, पहली चीज तो ये समझिए। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर की डेफिनेशन। देखिए एक्चुअल पैरामीटर में भी वैल्यू, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, और फॉर्मल पैरामीटर एज एन आइडेंटिफायर, एरिया साइड, रिटर्न साइड। यहाँ पे एरिया के अंदर इसने क्या किया, 5 पास किया। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर जो पैरामीटर है वो आपके फॉर्मल पैरामीटर है, और स्टेटमेंट 2 के अंदर जो पैरामीटर है वो आपके एक्चुअल पैरामीटर है। आगे अगर हम बात करें ग्लोबल कीवर्ड की, तो ग्लोबल कीवर्ड कब यूज करते हैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखिए ग्लोबल कीवर्ड का काम क्या होता है, जब अगर आपके पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नेम सेम होता है, इट मीन्स एक प्रोग्राम के अंदर ये आपका देखिए सी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये वेरिएबल इक्वल टू सी इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, देन अगेन यहाँ पे सी इक्वल टू 15 डिक्लेयर किया। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम होता है, और आप चाहते हैं कि कहीं पे आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल के साथ आप क्या यूज करोगे, ग्लोबल कीवर्ड। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है कि जिस वेरिएबल के साथ ग्लोबल यूज किया जाता है तो ग्लोबल वैल्यू वो रिटर्न करता है। जैसे इन पाइथन ग्लोबल कीवर्ड अलाउ अ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द वैल्यू वेरिएबल आउटसाइड द करंट स्कोप। It is used to create a global variable and make changes to the variable in a local context. The variable declared inside a function is by default local, and a variable declared outside the function is global by default. The keyword global is written inside the function to use the global value. Outside the function global keyword has no effect. जैसे यहाँ पे add function declare बनाया, यहाँ पे def add global c equal to c plus 2,
और प्रिंट इनसाइड ऐड में सी, तो देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेगा और 10 प्लस को प्रिंट करके क्या प्रिंट कर देगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपका 10 प्लस टू 12 प्रिंट कर देगा। नाउ ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, देन सी इक्वल टू यहाँ पे इन्होंने लिखा 15 और इन मेल प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे 15 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर जो लोकल वेरिएबल है वो वैल्यू लेगा, और अगर यहाँ पे वो ग्लोबल यूज कर लेता है तो उस केस के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो रिटर्न करेगा। तो ये आपका डिफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल का, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लोकल और ग्लोबल कीवर्ड वाला जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर्स एंड अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप इस प्रोग्राम को देखिए इसमें कहाँ कहाँ आपको एरर लगती है, उनको आपको क्या करना है, रीराइट करना है, करेक्टेड कोड और अंडरलाइन भी करना है। तो देखिए पहली लाइन में कोई एरर नहीं है, दूसरी लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर वैल इन रेंज 0 कोमा वैल्यू, तो यहाँ पे कोलन आना चाहिए क्योंकि 4 के बाद यहाँ पे इफ लिखा है, इफ के बाद क्या आना चाहिए, आई स्मॉल होना चाहिए यहाँ पे। तो पहली एरर तो आपको ये मिली, दूसरी एरर आपको ये मिली, तीसरी एरर इसमें कोई एरर नहीं है, चौथी एरर यहाँ पे ई कैपिटल है तो ये भी स्मॉल होना चाहिए, तो ये तीसरी एरर आपकी हो गई। देन इसके अंदर कोई एरर नहीं है, और इसके अंदर एल्स के अंदर यहाँ पे भी एक एरर दे रखी है। कई बार यहाँ पे सिंगल इक्वल दे देता है तो वो भी एक एरर आती है, तो इसका करेक्टेड कोड आप देखें इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया एरर 1, यहाँ पे दूसरी एरर, यहाँ पे आपकी तीसरी एरर और यहाँ पे आपकी चौथी एरर। तो आप इस तरीके से करेक्टेड कोड लिखेंगे, जहाँ पे आपने करेक्शन किया है वहाँ पे आप अंडरलाइन लिखे करेंगे। इसमें रॉन्ग कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप करेक्टेड कोड लिखेंगे देन अंडरलाइन करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंडम फंक्शन से क्वेश्चन बनेगा, और डेफिनेटली रैंडम फंक्शन से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो के लिए रैंडम फंक्शन को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रैंडम फंक्शन का एक वीडियो भी अवेलेबल, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन को पूरा आप पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो देखिए what possible outputs are expected to be display on a screen at a time of execution of the program from the following code. Also specify the maximum value that can be assigned to each of the variable lower and upper. लोअर एंड अपर में मैक्सिमम वैल्यू क्या असाइन होगी वो भी आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में भी कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक ऑप्शन भी हो सकता है और एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और केवल यहाँ देखते हैं कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, कोई एक आंसर लिख देते हैं, बट यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है उसको वो छोड़ देते हैं, और उस केस में फिर उनको फुल मार्क्स इसमें नहीं मिल पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आप इस वाले क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ें, देन उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो यहाँ पे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, एक लिस्ट डिक्लेयर की है AR नाम की, जिसमें 0 इंडेक्स पे 20 है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 इंडेक्स पे और ये 5 इंडेक्स पे। लोअर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, तो रैंडम डॉट रैंड इंट जो मॉड्यूल यूज किया है, फंक्शन यूज किया है, ये वैल्यू जनरेट करेगा 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 हो सकता है या फिर इसकी वैल्यू 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। तो 1 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। देन इसके बाद अपर की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये 2 से लेके 4 तक वैल्यू जनरेट करेगा, 2 to 4, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है, और लोअर वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इन्होंने अपर की और लोअर की। लोअर की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी 3, राइट, और जो अपर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4। तो एक आंसर तो यहां से आपका ये निकल के आ गया। अब आगे आप देखिए फॉर के इन रेंज,
लोअर से शुरू करेगा और अपर +1 तक चलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप लोअर की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 से लेके अगर आप 1 लेके यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 + 1 मतलब 3 तक चलेगा, तो 1 और 2 के लिए वैल्यू चलेगी, क्योंकि ये 3 होगा तो रेंज फंक्शन है 3 तक, तो यहाँ पे दो ही वैल्यू आएगी, या तो इंडेक्स 1 की वैल्यू या फिर इंडेक्स 2 की वैल्यू। तो यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है आउटपुट में। देन अगर आप इसकी वैल्यू 1 लेते हैं और ये यहाँ से 3 लेते हैं, तो 3 + 1 लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, और इसकी वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, और फिर 3 ले सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे हर ऑप्शन में 3 वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स यहाँ से हमारा केस बन सकता है। देन इसके बाद अगर आप 4 लेंगे तो 4 लेने के बाद +1 तक जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या क्या हो सकता है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स पे भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे 4 वैल्यू हो सकती है, वो नहीं हो सकती। अगर हम 2 लेके 2 इसमें लोअर वैल्यू 2 लेके इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा। 2 से लेके फिर अगर हम 4 तक चलेंगे तो 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स पे, इट मीन्स यहाँ से भी हमारा वैल्यू आ सकता है। 3 लेके अगर हम सोल्व करेंगे तो भी आंसर के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। इस फंक्शन को डिटेल में मैंने 2 वीडियोज इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, 0 इंडेक्स तो कभी जनरेट हो ही नहीं रहा, तो 20 जिसमें भी होगा ये ऑप्शन तो अपने आप ही हट जाएगा। 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स की वैल्यू 30, 40, 50, तो 30, 40, 50 आपका एक ऑप्शन ये दे रखा है, और 30, 40, 50 में और कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ लास्ट वाला ऑप्शन 50 जो 70 दे रखा है, ये वैसे नहीं आ सकता, तो 70 वाला ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, तो पॉसिबल आउटपुट आपका बचा ये 70 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब आप यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज करोगे तो इंडेक्स 5 तक कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो अपर की दे रखी है वो 4 दे रखा है, तो 4 + 1 5 तो होगा, बट रेंज फंक्शन कहाँ तक चलेगा, वो 4 तक चलेगा, तो रिजल्ट क्या आ सकता है आपका 60। तो रिजल्ट के तौर पर अगर आप देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से, तो आपका पहला रिजल्ट तो ये बनता है 30 हैश, 40 हैश, 50 हैश। फिर एक रिजल्ट आपका बन सकता है 40 हैश, क्योंकि ये वाली वैल्यू के साथ, तो 40 हैश आपका बनेगा 50 हैश और 60 हैश। तो ये आपके दो पॉसिबल आउटपुट इसके बन सकते हैं। डिटेल में देखने के लिए आप नेक्स्ट जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कैंडिडेट की इन ए टेबल, गिव ए सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की फ्रॉम ए टेबल कंटेनिंग सम मीनिंगफुल डेटा। इट मीन्स आपको सबसे पहले तो कैंडिडेट की डेफिनेशन देनी है और एक डायग्राम के तौर पर आपको एक्सप्लेन करना है कि कैंडिडेट की क्या होती है। तो अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी रिलेशन के अंदर सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी टपल को, उसको हम प्राइमरी की कह रहे थे। अब ये तो जरूरी नहीं है कि किसी रिलेशन के अंदर एक ही प्राइमरी की हो, एक से ज्यादा भी प्राइमरी की हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल है और स्टूडेंट की आईडी है, तो स्टूडेंट की आईडी अपने आप में एक प्राइमरी की होगी, बट स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, ये भी एक प्राइमरी की बन सकती है। तो जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन सर्व एज ए कैंडिडेट, दैट कैन सर्व एज ए प्राइमरी की, उसको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। तो अगर इसकी डेफिनेशन की, प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे जो प्राइमरी की तरह मतलब किसी टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उन सब टपल्स को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। तो टेबल में हैव मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आइडेंटिफाई ए टपल यूनिकली, जो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की। क्लियर हुआ ये? आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करें डिफरेंशिएट बिटवीन फैच 1 फैच ऑल मेथड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। तो अगर हम इसकी बात करें तो फैच 1 नाम से पता चल रहा है कि 1 रिकॉर्ड मतलब रो को करेगा, फैच ऑल मतलब ऑल रिकॉर्ड, और फैच 1 मतलब 1। तो यहाँ पे देखिए फैच ऑल क्या कर रहा है, फैच ऑल द रो ऑफ ए क्वेरी रिजल्ट and an empty list is returned if there is no record
टू फैच द कर्सर। जब हम पाइथन इंटरफेस की प्रोग्रामिंग किए हैं तो वहां पे हमने फैच वन और फैच ऑल पढ़ा है। फैच ऑल क्या करेगा, सारी रो को फैच कर लेगा, जो क्वेरी रिजल्ट में जितने भी रो होगी उस टेबल के अंदर उसको। अगर कोई रो नहीं है तो उस केस में एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। फैच वन मेथड क्या करेगा, रिटर्न वन रो और ए सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम। इट विल रिटर्न नन इफ नो और नो मोर रो और रिकॉर्ड आर अवेलेबल। तो ये नन रिटर्न करेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी लिस्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये डिफरेंस है। अगर कोई रो नहीं है तो फैच ऑल आपका क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। ठीक है, देन कोई भी एक एग्जांपल आप इसके लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका दे रखा है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग आउटपुट की प्रॉब्लम, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो एक बार आप लोग देख लीजिए। अच्छा, स्ट्रिंग आउटपुट का जो क्वेश्चन नंबर 33 करें उससे पहले क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML, राइट एनी टू कमांड्स ऑफ DML इन SQL। तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का मतलब हो गया डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज जो कमांड्स आप यूज करते हैं। इसके अंदर आपके कौन सी हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के किस में आ जाएगी, ऑल्टर कमांड हो जाएगी। मतलब क्रिएट कमांड आपकी DDL कमांड है तो क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप कमांड ये आपकी DDL कमांड है। और DML कमांड की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है, और आपका हो गया डिलीट कमांड। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, पाइथन से स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम बनेगी। और ये बहुत आसान क्वेश्चन भी है। अगर आप इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए क्या कह रहा है प्रोग्राम, क्या कह रहा है पहले तो उसको समझिए। इसमें डेफ डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रिंग इनपुट में ले रहा है। एम कोई एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रखा है। देन फॉर लूप चला रहा है आई इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जितनी भी होगी उसका -1 तक इसकी वैल्यू होगी आई की, क्योंकि रेंज फंक्शन यहाँ पे यूज किया है। फिर ये चेक कर रहा है कि stri डॉट इज अपर है, तो स्ट्रिंग के अंदर वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में m इक्वल टू m प्लस stri डॉट लोअर, इट मीन्स वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देन एल्स इफ के अंदर अगर वो नहीं है, लोअर के अंदर है, तो वो क्या कर देगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज फिर एल्स केस में जाके आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू अगर मोड 2 इक्वल टू 0 है तो फिर वो जो मेन स्ट्रिंग आपकी उसमें से -1 करके करेक्टर को प्रिंट कर देगा। एल्स के अंदर क्या करेगा, वो हैश साइन प्रिंट कर देगा और लास्ट में जो भी स्ट्रिंग आपकी अपडेटेड स्ट्रिंग होगी m उसको प्रिंट कर देगा। नाउ डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और फंक्शन के अंदर इन्होंने पास किया है fun@python 3.0। ओ मीन्स ये 0 है आपका। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जब भी आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस तरीके से एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लीजिए और उसमें इंडेक्सेस मार्क कर दीजिए। ये आपका 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 पे ये लिख दिया है। नाउ आई की वैल्यू पहले 0 लेगा, फिर 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 4 5 6, इस तरीके से आपका प्रोग्राम चलेगा। और प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे तो len यहाँ पे कितना आएगा, 13। तो 13 में से कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे लेंथ -1 तक, दैट इज 12 तक चलेगा ये प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर 0 इंडेक्स पे वैल्यू लेते हैं तो उसमें क्या कर रहा है, अपर है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका f क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फिर u आपका लोअर केस है तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इंडेक्स पे i की वैल्यू 2 आई, तो 2 आपका किस में है, लोअर केस में है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इंडेक्स की वैल्यू 3 आई, 3 पे @ है, तो ना तो वो अपर केस में है ना ही वो लोअर केस में है। एल्स केस में आया, यहाँ पे 3 मोड 2 चेक करेगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसके एल्स केस में जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्या कर देगा, हैश सिंबल ऐड कर देगा। ये सब कुछ m स्ट्रिंग के अंदर ऐड होता जा रहा है। नाउ कैपिटल P तो स्मॉल p आ जाएगा, फिर Y कैपिटल, T कैपिटल, H कैपिटल, O कैपिटल, N कैपिटल,
ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी, एक पैटर्न सा बना जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ये वाला केस आपको समझना है। अगर इस केस पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप 3 पे पहुंच गए, तो जहाँ पे इसका इंडेक्स 10 है और 10 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो 10 पे आपका स्ट्रिंग अब तक ये पहुंच चुका है। अब उस स्ट्रिंग के अंदर stri की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 - 1 10 - 1 करेंगे तो str 9th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपकी इस स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगी। तो 9th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू होगी स्मॉल n, तो यहाँ पे स्मॉल n आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसी प्रोग्राम को अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न के बेस पे आपने इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई की, फिर इसकी वैल्यू 10 होगी 11 होगी। 11 पे अगर आप अपर केस लोअर केस चेक करेंगे कोई मैच नहीं हो रहा है, इसके इस केस में आएगा और यहाँ पे भी एल्स केस में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हैशटैग आ जाएगा। देन इसके बाद ये पहुंचेगा 12 पे, जैसे ही 12 पे पहुंचेगा तो इसमें ना अपर केस ना लोअर केस, 12 में मोड 2 = 0 आ जाएगा। तो फिर ये स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, str12 - 1 दैट इज str11, और str11 पे क्या है आपका ये डॉट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया किसी भी स्ट्रिंग बेस प्रॉब्लम का, तो आप इजीली प्रोग्राम का आउटपुट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं ये प्रोग्राम में आपको रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने प्रोग्राम डिक्लेयर किया। प्रोग्राम डिक्लेयर करने के बाद एम्प्टी स्ट्रिंग, और सिमिलरली सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी कर दिया। डी जो डिस्प्ले फंक्शन था उसके अंदर fun@python 3.0 मैंने पास किया। नाउ इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, तो देखिए रन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, जो स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल लेटर में हो गया। तो देखिए एफ कैपिटल था जो स्मॉल में हो गया, और यू एन आपका स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया। डिजिट आपका क्या हो गया, हैश सिंबल के अंदर हो गया। क्यों? क्योंकि और डिजिट में अगर इंडेक्स की वैल्यू इवन है तो उसमें जो पुरानी स्ट्रिंग है आपकी fun@python 3.0 जो पुरानी स्ट्रिंग है उसमें से वैल्यू को पीछे लिया है, और अगर वो मोड 2 जो आपका इवन आ रहा है तो उसकी जगह क्या ऐड किया है, हैशटैग इन्होंने ऐड किया है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी बहुत आसान प्रॉब्लम आती है जो आप लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट बी का जो सेक्शन 2 है उसकी। वीडियो में आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई आपकी कोई डाउट्स रह जाती है तो जैसे रैंडम फंक्शन का हो गया, वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रिंग के आउटपुट के वीडियोस के लिंक भी अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट्स रहती है तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और आगे अगर हम बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।